चलो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में आज। और इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में अब हम लोग 3 पार्ट्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला इवेंट क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड इवेंट क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, है ना, कैसा, फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा इवेंट क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। इन द थर्ड इवेंट इज बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। तो आपके 3 इवेंट्स हो गए यहाँ पर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बोलो यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते थे। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उस अच्छा, गैमेटोजेनेसिस के 2 पार्ट थे, बोलो कौन कौन से। हाँ, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में बेटा, हाँ फीमेल में oogenesis, oogenesis। तो फर्स्ट तो हो गया गैमेटोजेनेसिस। सेकंड बोलो क्या होगा, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। अच्छा और कोई वर्ड यूज कर सकते हैं इंसेमिनेशन की जगह, हाँ इंसेमिनेशन, या ऐसे लिख लो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बोलो समझ आ रहा है। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, अभी इंसेमिनेशन हुआ है ना। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा फर्स्ट अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म अप्रोच करेगा कहां से, वजाइना से लेकर के फ्लोपियन ट्यूब तक, ओवम के पास तक। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्म बोल रहे हैं ना। अप्रोच ऑफ स्पर्म के बाद फिर आप लोग पढ़ोगे सेकंड फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन रिएक्शन, है ना। कैपेसिटेशन तो अप्रोच ऑफ स्पर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन हो गया। उसके बाद बोलो थर्ड, अब क्या होगा, अब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, है ना, हाँ है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। क्या बोल रहे थे बोलो, सिनगैमी, है ना, वेरी गुड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी। तो फ्यूजन हो गया, सिनगैमी। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से इवेंट आएंगे बोलो। हाँ सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद अब डेवलपमेंट ऑफ, हाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स हो जाता है, तो उसको हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। थर्ड इम्प्लांटेशन, थर्ड इम्प्लांटेशन। तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। बोलो पता चल रहा है पक्का। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अब तक हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करनी है। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम पूरे बोर्ड में प्रॉपर फर्टिलाइजेशन देखते हैं ना। तो करो बेटा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अपन लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अपन लोग पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और फिर कल पढ़ेंगे अपन लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो आज बात करें फर्टिलाइजेशन। देखो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
देखो सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले बात कर रहे हैं अप्रोच। आप हेडिंग डाल लेना ऊपर, फर्टिलाइजेशन है ना, मैं ही डाल देता हूं। देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, अप्रोच, है ना, अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म के बारे में। अप्रोच ऑफ स्पर्म का मतलब है स्पर्म इजैकुलेशन के बाद, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म के इजैकुलेशन के बाद ओवम तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्म। किसको अप्रोच कर रहा है स्पर्म, ओवम को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो अप्रोच ऑफ स्पर्म में हमेशा याद रखो, सबसे पहले तो 3 to 3.5 ml स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में 3 से 3.5 ml स्पर्म क्या होता है, रिलीज होता है। बोले ये बात क्लियर हुई। अब एक बात याद रखो, लगभग 3 से 3.5 ml स्पर्म की जगह आप सीमेन लिख लो, ज्यादा बेटर है। सीमेन रिलीज हो रहा है ना पर इजैकुलेशन। अब 3 से 3.5 ml सीमेन के अंदर ही लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, है ना, स्पर्म्स होंगे। कितने स्पर्म्स होंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे, जिनमें से लगभग 40% स्पर्म्स, 40% स्पर्म्स जो है वो विग्रसली मोटाइल होंगे, विग्रसली मोटाइल होंगे। और बाकी 60% स्पर्म्स क्या होंगे, हाँ स्पर्म्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अच्छा विग्रसली मोटाइल का मतलब क्या है, ये बाकी स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, यानी ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो दीज आर मोर एक्टिव, क्या होंगे बेटा, मोर एक्टिव। बोलो क्या ये बात समझ आई, इतनी बात पता चली। चलो आगे बढ़े। देखो अब इसके बाद होगा क्या, अब जब जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा, यानी मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यही लिख देते हैं, एंट्री ऑफ, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन, इसी के अंदर है अप्रोच ऑफ स्पर्म के अंदर, कि जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो अब स्पर्म को रोकने वाले बहुत सारे रोग है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बैरियर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, बैरियर्स की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बैरियर्स की। बैरियर्स मतलब जो स्पर्म को रोक सकते हैं, तो हम लोग बैरियर की बात कर रहे हैं, बैरियर जो स्पर्म को रोके। देखो सबसे पहला बैरियर कौन सा होगा, सबसे पहला बैरियर जो होगा वो होगा थिक एंडोमर्ट्रियम लेयर, यानी थिक एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो पहला बैरियर है बेटा, ठीक है। दूसरा बैरियर कौन होगा, एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, है ना। अब हम लोग पूरा पार्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ वजाइना नहीं बोल रहे, पूरे पार्ट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पार्ट ही हम अभी यूज करेंगे ना। तो एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड phagocytes, phagocytes present in फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को मैं आपके ऐसे लिख देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, FRT, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो होता कैसे है, यहां पर मैं बना रहा हूं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिख रहा है,
है ना। इसको हम यहाँ पर ऐसे, ये वाला पार्ट है ना, ये फ्लोपियन ट्यूब है, दिख रहा है बेटा, ये फ्लोपियन ट्यूब है। यहाँ पर लाइनिंग है किसकी, एंडोमेट्रियम की, है ना। किसकी लाइनिंग है यहाँ पर, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है ना। यहाँ पे भी ये किसकी वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल है। अब होगा क्या, अब स्पर्म है, अब स्पर्म को कहाँ जाना है, स्पर्म को फाइनली पहुंचना है कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में भी कौन सी जगह पे पहुंचना है, एम्पुला पर, क्योंकि एम्पुला पे ही क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। तो अब स्पर्म मूव करेगा तो देखो सबसे पहले तो कौन रोक रहा है, स्पर्म यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ अटक जा रहा है, कुछ यहीं अटक जा रहा है, कुछ यहीं लेयर में अटक जा रहा है। तो सारा स्पर्म क्या हो रहा है, सारा स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा है ना। सबसे बड़ा बैरियर तो कौन आ गया, थिकनेस ऑफ थिक एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर ही बहुत सारे स्पर्म को रोक दे रही है, वो आगे जाने ही नहीं दे रही उसको, जरा। आफ्टर दैट थिक एंडोमेट्रियम लेयर के बाद एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की पीएच कैसी है, एसिडिक है। अगर एसिडिक पीएच है तो वो क्या करेगी, स्पर्म को हार्म पहुंचाएगी, उसकी मोटिलिटी को कम कर देगी, या किल भी कर सकती है, मार भी सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब स्पर्म अप्रोच कर ही नहीं पा रहा। ठीक है। थर्ड, फेगोसाइट्स प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फेगोसाइट्स क्या होते हैं, फेगोसाइट्स आर दो सेल्स जो स्पर्म को किल करेंगे और ईट करेंगे ना। नॉर्मली फेगोसाइट्स उन सेल्स को बोला जाता है जो किसी भी दूसरी सेल को खा जाए, उनको क्या बोला जाता है, फेगोसाइट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर फेगोसाइट सेल्स क्या करती है, स्पर्म को खा जाती है ना। और एट द एंड जब तीनों बैरियर को स्पर्म पार कर लेता है तो उस टाइम फ्लोपियन ट्यूब में मैक्सिमम स्पर्म पहुंचने कितने, 100 से 200, तो 100 से 200 स्पर्म, बस 100 से 200 थे कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे। लेकिन इतने सारे किलो गए कि सिर्फ 100 से 200 स्पर्म ही पहुंच रहे हैं। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि रेस लग रही है स्पर्म्स के बीच में, लाखों करोड़ों मिलियन है, 100-200 ही होते हैं बस, बाकी तो यही निपट जाते हैं स्टार्टिंग में। तो रेस किसमें, 100-200 स्पर्म्स में ही है ना। तो एट द एंड कितने बच रहे हैं, 100-200, यानी हम क्या बोलेंगे, एट द एंड ओनली 100 to 200 sperms approaches to fallopian tube। तो फ्लोपियन ट्यूब तक ओनली 100 to 200 स्पर्म्स ही अप्रोच कर पाते हैं बेटा। बोलो पता चला, है ना। अच्छा देखो, अगर मारने वाला है तो बचाने वाला भी है, रोकने वाला है तो आगे बढ़ाने वाला भी है। तो आगे बढ़ाने वाले कौन होंगे, हेल्पर्स, जो हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्पर्स लिख लेते हैं। दैट मीन्स स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प कौन कौन कर रहे हैं। सबसे पहला तो मूवमेंट में हेल्प करेगा कौन, स्पर्म की टेल, तो हम क्या बोलेंगे, लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। तो लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, लैशिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इस तरह से मूव करना। तो जब टेल इस तरह से मूव करेगी तो स्पर्म भी इस तरह से ऐसे निकल निकल के जा सकते हैं ना, सब नहीं पहुंचेंगे लेकिन फिर भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। सेकंड बोलो बच्चों, सेकंड बोलो, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। सेकंड कौन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हेल्पर और कौन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो हेल्पर कौन हो गया बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से आया, प्रोस्टाग्लैंडिन आया है सीमेन के साथ। जो सीमेन होता है इसमें स्पर्म भी होता है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है ना। ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म में कहां से आया, सेमाइनल वेसिकल से, है ना। साथ में और बहुत सारे कैल्शियम के आयन्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें, सीमेन में, है ना। आपने पढ़ा हुआ है ना, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब होगा क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा रिवर्स, हाँ, रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन, या उसी को हम लोग बोलते हैं और अपवर्ड
कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। FRT का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्या करेगा, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, किस तरह, अपवर्ड, ताकि ऊपर जाए, है ना। एंड द लास्ट, बोलो थर्ड क्या होगा बच्चों, थर्ड क्या होगा हमारा, एस्पिरेटरी, है ना, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस। तो थर्ड कौन होगा, एस्पिरेटरी, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस, है ना। एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस का मतलब यूट्रस मूव नहीं कर रहा है ना, यूट्रस क्या कर रहा है, स्पर्म को ऊपर की तरफ सक कर रहा है। तो एक तरह का कैसा मूवमेंट है, अ टाइप ऑफ एस्पिरेटरी मूवमेंट इज, इट इज अ टाइप ऑफ सक्शन। सक्शन का मतलब उसको सक करना, ऊपर खींचना, सक्शन मूवमेंट। तो कैसा मूवमेंट है, एक सक्शन मूवमेंट। बोलो क्लियर हुआ बच्चों, ये बात यहां तक कोई डाउट है। अब देखो यहीं पे एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेशन, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब वो यहीं पे हो रही है। जैसे ही स्पर्म कहां पे पहुंच गया बेटा, 100 से 200 स्पर्म बचे, कहां पे पहुंचे, फ्लोपियन ट्यूब में। अब वहां पर एक प्रोसेस होगा जिसको बोला जाएगा कैपेसिटेशन। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन जो प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो कैपेसिटेशन इज मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो मैच्यूरेशन क्या है, तो कैपेसिटेशन क्या है, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इससे पहले भी आपने मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा था, लेकिन वो कहां हो रहा था, इन सर्टोली सेल। उसको क्या बोलते थे, स्पर्मिएशन। तो कंफ्यूज मत होना, अगर स्पर्म का मैच्यूरेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। और अगर सर्टोली सेल में हो रहा है तो वो तो कहां हो रहा था, मेल की बॉडी के अंदर ही हो रहा था ना। अगर मेल के पास स्पर्म है तो उसकी बॉडी के अंदर ही मैच्यूरेशन हो रहा है वहां पर, और उसको क्या बोल रहे थे, स्पर्मिएशन। लेकिन अगर वो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर गया, अब वहां पे अलग से इसके आगे का मैच्यूरेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि अच्छा स्पर्म सर्टोली सेल में मैच्योर नहीं हुआ इसलिए वो यहाँ के मैच्योर हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां एक अलग लेवल तक मैच्योरिटी थी, यहाँ के अब और ज्यादा मैच्योरिटी होगी, ठीक है। तो कैपेसिटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बोलो क्लियर हो रही है ये बात, कैसे होता है मैच्यूरेशन। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक स्पर्म बनाया, देखो ये रहा स्पर्म, ये रहा स्पर्म। स्पर्म के अंदर यहाँ पे ये एक्रोसोम है ही, यहाँ पे ये एक्रोसोम है ना। थोड़ा अच्छा बना ले, थोड़ा बेटर बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखो ध्यान से, मैंने बनाया स्पर्म, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म आ गया। स्पर्म के अंदर यहां पर ये एक्रोसोम है, और स्पर्म के ऊपर यहां पर एक लेयर है जो बनी हुई है किसकी, ग्लाइको प्रोटीन एंड स्टेरॉल। वेरी गुड, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल की बनी हुई है ना। अब होगा क्या, मैच्यूरेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो लेयर बनी हुई है, यहाँ पर इस लेयर में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और स्टेरॉल्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल क्या होंगे, रिमूव हो जाते हैं, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल को रिमूव होने की वजह से अब ये लेयर क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो लेयर क्या हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन स्टेरॉल रिमूव हो गए, तो लेयर क्या हो गई, लेयर वीक हो गई, है ना, वीक हो गई, दैट मीन्स मोर परमिएबल हो गई। अब इसमें चीजें आसानी से पास हो जाएंगी। साथ में इसमें और क्या होगा, अब इस लेयर के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस का इनटेक भी होगा। इनटेक का मतलब अंदर जाना। तो अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। किसके अंदर जा रहे हैं, इनटेक इन स्पर्म। और जिसकी हेल्प से क्या हेल्प मिलेगी, ये एक्टिवेट करेंगे स्पर्म को, यानी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन
इंक्रीजेस द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। क्या कर रहे हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। बोलो समझ आ रहा है, कोई डाउट है? पक्का नहीं है? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, है ना। तो स्टेप नंबर सेकंड इज फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब देखो फर्टिलाइजिंग को रिलीज करता है ओवम, है ना, और एंटी फर्टिलाइजिंग को सिक्रीट करेगा कौन? स्पर्म। अब देखो कैसे होगा। आपका ओवम था, ये ओवम था, ठीक है। इस पे यहां पर एक साइट इस तरह से एक साइट बनी हुई है ना, है ना, थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही बना लो, साइट बनी हुई है। और यहां पर ये आ रहा है आपका स्पर्म, ये आ रहा है स्पर्म। तो अब क्या होगा? अब अगर फ्लोपियन ट्यूब में एक जगह पे ओवम इधर मूव कर रहा है और स्पर्म इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर ओवम फर्टिलाइजर और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजर को रिलीज करेगा तो दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे। अगर रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके फ्लाई बाय करके चले जाएंगे। फ्लाई बाय का मतलब समझते हो? जब कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के बाजू से क्रॉस करके निकलती है ना, उसको फ्लाई बाय बोलते हैं। तो ये अगर एक दूसरे को क्रॉस करके यानी फ्लाई बाय करके निकल जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे, है ना। और अब सिनगेमी होगी ही नहीं, तो सिनगेमी हो इस वजह से क्या हो रहा है? दोनों के दोनों फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर को रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने की वजह से क्या हुआ? स्पर्म अप्रोच करेगा कहां पर? ओवम के पास। अब ओवम के पास आकर के यहां पे आके स्पर्म जुड़ जाएगा। अब यहां पर ये जो पोजीशन है ना, ये एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है ना। ये साइट हमें क्या बताएगी? यूनिकनेस बताती है स्पीसीज की। कैसे? अगर ये फीमेल ह्यूमन फीमेल ओवम है तो स्पर्म भी क्या होना चाहिए? ह्यूमन फीमेल होना चाहिए। दैट मीन्स सेम स्पीसीज होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज क्या होगा? पता पड़ा कि आपके बहुत सारे हाइब्रिड्स बन गए। गाड़ियों के हाइब्रिड आ ही रहे हैं अब, है ना। इंसानों में भी हाइब्रिड आ गए। हाइब्रिड जैसे हमने बोला था हॉर्स और डोंकी वाला, क्या नाम था? म्यूल। और अपोजिट कर रहे थे तो क्या था? हिनी, याद है? तो वैसे हाइब्रिड बन जाएंगे कि इंसान है और किसी और स्पीसीज के साथ ब्रीड करा दिया, वो आधा इंसान और आधी दूसरी स्पीसीज हो गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए ओवम के पास कोई स्पेसिफिक साइट है जहां से अगर ह्यूमन मेल का स्पर्म है तो वही आके जुड़ेगा। अगर उसकी जगह कोई अदर स्पर्म आ गया तो वो यहाँ पे अटैच होगा ही नहीं। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। बोल समझ आया? अच्छा यहीं पे एक स्टेप और होगी, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिकल कोन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाँ एक चीज और बताता हूं, फिर इसको करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही स्पर्म अब यहाँ पे आके लग गया है ना, यानी अटैच हो गया है यहाँ पर, तो अब स्पर्म की जो ये लेयर थी जो वीक हो गई थी, ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल वाली लेयर, अब ये वीक हो गई है। तो अब ये एक्रोसोम क्या करता है? अब एक्रोसोम यहाँ पर क्या करेगा? एक्रोसोम क्या करेगा? यहाँ पे रिलीज करेगा किनको? एंजाइम्स को। किसको रिलीज करेगा? एंजाइम्स को। कौन कौन से एंजाइम? ये 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे मैं एक ओवम बना दूं, देखो ये मैंने बनाया ओवम, ध्यान से देखना बच्चों। ओवम, ये ओवम की लेयर है ब्लू वाली। अंदर क्या है? सेकेंडरी, ध्यान करो, सेकेंडरी oocyte है, एग नहीं है अंदर। यहां पर सेकेंडरी oocyte है ना, दिख रहा है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, अब क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte है ना, अब हो क्या रहा है? इसके यहां पर सबसे पहले एक लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा।
तो ये जो लेयर है इसको हमने बोला है जोना पेलोसिडा, तो इस लेयर का नाम हो गया जोना पेलोसिडा। इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। तो ऊपर वाली लेयर क्या है? कोरोना रेडिएटा। बोलो दिख रही है बच्चों? अब होगा क्या, यहां पे 3 तरह के एंजाइम रिलीज होंगे। सबसे पहला एंजाइम क्या है? कोरोना डाइजेस्टिंग, कोरोना डाइजेस्टिंग, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेकंड वन इज हाइलोरनिडेज, है ना। सेकंड वन इज HYLAURINIDASE। सेकंड वन इज हाइलोरनिडेज। एंड बोलो थर्ड क्या होगा? थर्ड बेटा बोलो, थर्ड कौन होगा? एक्रोसिन। एंड द थर्ड वन इज एक्रोसिन, एक्रोसिन। अब एक चीज समझो, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम किसको हटाएगा? कोरोना रेडिया को। दैट मीन्स डाइजेस्ट करेगा किसको? डाइजेस्ट करेगा किसको? कोरोना रेडिएटा को। किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कोरोना रेडिएटा। हाइड्रोलिनेज क्या करेगा? देखो ये जो कोरोना रेडिएटा है ना, इसके यहाँ पे हाइड्रोलिक एसिड होगा, और वो हाइड्रोलिक एसिड की वजह से क्या होगा? कोरोना रेडिएटा जो है उसकी सेल्स आपस में कंबाइन होंगी। तो यहाँ पे क्या है? हाइलोरेनिक एसिड है, और हाइलोरेनिक एसिड की वजह से क्या होगा? कोरोना रेडिएटा आपस में कंबाइन हो रही होंगी। और अब हाइलोरेनिडेज आएगा और क्या करेगा? हाइलोरेनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। तो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? हाइलोरेनिक एसिड को, HYLAURINI हाइलोरेनिक एसिड को। अब बचा कौन? एक्रोसिन। एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट करेगा? कोरोना रेडिएटा को। तो कोरोना डाइजेस्ट नहीं किया, तो ये डाइजेस्ट करेगा किसको? जोना पेलोसिडा को। तो ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? जोना पेलोसिडा को, है ना। पेलोसिडा को, है ना। ठीक है, स्पेल वगैरह देख लेना, है ना। तो किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कोरोना, वो जोना पेलोसिडा को। अब क्या होगा? अब यहां पे होगा जर्मिनेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन। अब यहां पे क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं इसी के अंदर थर्ड, जर्मिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, है ना, या इसको जर्मिनेशन कोन भी बोलते हैं। अब एक बात समझो, जो स्पर्म आ गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहां पर? फ्लोपियन ट्यूब में, उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म क्या होती है? स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म क्या होती है बेटा? वो होती है 1 to 4 या 3 ले लो, 1 to 3 mm पर मिनट। इस स्पीड से हम स्पर्म मूव करते हैं, ना। ठीक है, अब आ जाओ जर्मिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। ये एक पॉइंट है कैपेसिटेशन के बाद मुझे ऐड करना था, तो मैंने यहां कर दिया, बस ये चीज पता होनी चाहिए। अब होगा क्या? ये जो आपका ओवम है, ये अपनी एक पोजीशन पे क्या करेगा? थोड़ा सा एक्सटेंशन करेगा, है ना। और किस तरफ करता है? ओवम में यहाँ पे एनिमल पोल है ना। तो ये कैसा पोल है? ये वाला एनिमल पोल है बेटा, और ये वाला वेजिटल पोल, है ना। ठीक है, वेजिटेटिव पोल या वेजिटल पोल, है ना। याद करो फीमेल में क्या होता था, प्लांट्स में क्या होता था? चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। सेम यहाँ पे एनिमल पोल और वेजिटल पोल है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आकर के टच हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा क्या है? सेकेंडरी oocyte है। तो अभी हम जब से इसको ओवम बोल रहे हैं, रियल में ये ओवम नहीं है, रियल में ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है, जो अरेस्ट है इन मेटाफेज फर्स्ट या सेकंड? मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। अभी यहाँ पे अरेस्ट था यार, अभी ये क्या है? अभी ये बस आपका सेकेंडरी oocyte था। लेकिन जैसे ही स्पर्म ने टच किया, तो
तो जैसे ही स्पर्म जैसे ही आर इन कॉन्टेक्ट विथ सेकेंडरी oocyte, मियोसिस सेकेंड रन हो गई है ना, रन हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और अब सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अब सेकेंडरी oocyte बोलो किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, अब सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम, या फिर अपन उसको क्या बोल रहे हैं, एग, या फिर oocyte, है ना, ऊटेड। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब आपका सेकेंडरी oocyte जो है, जो अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड में, है ना, मियोसिस सेकंड के, अब उसने क्या बना दिया है, उसने बना दिया ओवम, या इसी को हम बोल रहे हैं एग, या इसी को बोलते हैं ऊटेड, है ना, क्या बोल रहे हैं, ऊटेड। पता चला, है ना। अब क्या हो गई, मियोसिस यानी मेटाफेज सेकंड ब्रेक हो गया, यानी मियोसिस हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन या फिर सिनगेमी। अब फ्यूजन और सिनगेमी में क्या होगा, अब स्पर्म कंबाइन होगा किसके साथ, ओवम के साथ, और क्या बनाना स्टार्ट करेगा, जाइगोट, है ना। यानी अब इन दोनों का क्या हो गया, स्पर्म ओवम का फ्यूजन हो गया। पता चला। अच्छा बताओ, स्पर्म का प्लॉइडी नंबर, हाँ एन, ओवम का भी एन। अच्छा सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी नंबर कितना था, एन था। अच्छा प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी नंबर 2n, याद रखना है बेटा, है ना। तो ये क्या हुआ, आपके इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन खत्म हुए। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, है ना, चलो कर लो नोट।